लेक्चर प्रिपेयर किया। अस्सलाम वालेकुम। अवर टुडेज लेक्चर इज विल्सन्स डिजीज, हीमोक्रोमेटोसिस और एक्यूट हेपेटाइटिस हमने पढ़ना है। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस भी पढ़ेंगे। इसी में हम छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, इसको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। मुझे बता दें कल के टॉपिक्स पढ़ लिए आप लोगों ने? ये ना आप लोगों ने ये हीमोक्रोमेटोसिस और विल्सन डिजीज जो है ना, ये मेनली आप लोगों ने मास्टर द बोर्ड से और अपने डेविडसन से कवर करना है, और पैनकाइटिस आप लोगों ने डेविडसन से ही कवर करना है। ठीक हो गया? चले जी, स्टार्ट करें फिर। बेटा कल का बता दें, मुझे जल्दी जल्दी बता दिया करें। फातिमा, हुमा, सना, बताएं जी। लेक्चर कल का हो गया, समझ में आ गया था सब कुछ? चलो हीमोक्रोमेटोसिस पढ़ते हैं। हीमोक्रोमेटोसिस से आपके जहन में क्या आती है बात बेटे? व्हाट इज हीमोक्रोमेटोसिस? क्या चीज जहन में आती है? ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन ओवरलोड आपने बताया, आयरन ओवरलोड हो जाएगा बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में आयरन का ओवरलोड हो जाएगा। बेसिकली आयरन ओवरलोड हो क्यों रहा है? क्योंकि ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन हो रही है। किधर? ड्यूडिनम से। ये ड्यूडिनम आपने याद रखना है कि ड्यूडिनम से आयरन की ओवर एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। ठीक है, ड्यूडिनम से आयरन की ओवर एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। इसकी रीजन क्या बनती है? जो जो पॉइंट यहाँ पे सिर्फ लिखूंगी वो पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी रीजन क्या बनती है? म्यूटेशन होती है C2A2Y जीन में। किस जीन में? C2A2Y जीन। C2A2Y जीन में म्यूटेशन होती है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि C2A2 जीन में म्यूटेशन होती है। ठीक है, एक चीज इस बुक में लिखी हुई है कि मेन जो है वो अर्लियर प्रेजेंट करते हैं वुमेन से, क्योंकि वुमेन में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन डिलेज द ऑनसेट ऑफ लीवर फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस। मेंस्ट्रुएशन की वजह से लीवर की फाइब्रोसिस और सिरोसिस जो है वो डिले हो जाती है, इसलिए मेन जो है वो अर्ली प्रेजेंट कर जाते हैं। हीमोक्रोमेटोसिस की प्रेजेंटेशन जो है वो अर्ली प्रेजेंट कर जाती हैं, क्योंकि हीमोक्रोमेटोसिस में फाइब्रोसिस होनी होती है लीवर की, और सिरोसिस होनी होती है। मेंस्ट्रुएशन की वजह से वुमेन्स में लीवर जो है फाइब्रोसिस से और सिरोसिस से बच जाता है, और डिले प्रेजेंट करती है वुमेन हमारे पास। ये बात याद रख लेनी है आपने। ठीक है, अब एक बात लिखी हुई है कि हीमोक्रोमेटोसिस हमारे पास रूटीन टेस्टिंग पे हमें पता लगता है कि रूटीन टेस्ट पेशेंट ने करवाए हैं, एलएफटी रूटीन टेस्ट में कराए हैं, और उसको पता लगा है कि जिसके एलएफटी डिरेज थे, बाकी सारे उसने हेपेटाइटिस बी सी बाकी सारे टेस्ट कराए, वो सारे नॉर्मल आए, और उसको पता लगा कि जी उसके हीमोक्रोमेटोसिस निकला। उसने फिर फैटिन लेवल्स वगैरह बाकी डायग्नोस्टिक टेस्ट उसने कराए, तो उसको पता लगा कि जी उसके जो है वो हीमोक्रोमेटोसिस को निकला है, आयरन ओवरलोड उसको निकला है। ठीक है, अब वो प्रेजेंट कैसे करेगा? पेशेंट प्रेजेंट हमारे पास कैसे करेगा? पेशेंट में हमारे पास क्या होगा? फिफ्टीज की एज में होगा। पेशेंट हमारे पास फिफ्टीज की एज में होगा। ठीक है, एक ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। माइल्ड इंक्रीज होता है एएसटी और अल्कलाइन फोस्फेटेज में। एएसटी और अल्कलाइन फोस्फेटेज में माइल्ड इंक्रीज होता है। एएसटी इंक्रीज होता है और अल्कलाइन फोस्फेटेज, अल्कलाइन फोस्फेटेज में माइल्ड इंक्रीज होता है। माइल्ड इंक्रीज होता है अल्कलाइन फोस्फेटेज और। अच्छा जी, फिर प्रेजेंटेशन में और क्या चीजें याद रखनी है? फटीग और जॉइंट पेन। एक चीज क्या रखनी है, पेशेंट को सबसे पहले वो फटीग होगा और उसको जॉइंट पेन स्टार्ट होगी। जॉइंट पेन स्टार्ट होगी। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? पेशेंट प्रेजेंट करेगा हमारे पास सूडो गाउट की फॉर्म में। सूडो गाउट की फॉर्म में। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट करेगा हमारे पास सूडो गाउट की फॉर्म में। ठीक है, फिर स्किन डार्कनिंग होगी। इसकी मैंने पिक्चर्स ऐड की हुई है। स्किन डार्कनिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, स्किन उसकी डार्क हो जाएगी क्योंकि पेशेंट में आयरन ओवरलोड हो रहा है। ठीक है, पेशेंट हमारे पास डायबिटीज के साथ प्रेजेंट कर सकता है। पेशेंट हमारे पास डायबिटीज के साथ प्रेजेंट कर सकता है, आयरन ओवरलोड होने की वजह से। पैंक्रियाज में आयरन ओवरलोड होने की वजह से पेशेंट हमारे पास डायबिटीज के साथ प्रेजेंट कर सकता है।
ठीक है। पेशेंट हमारे पास कार्डियोमायोपैथी के साथ प्रेजेंट कर सकता है अगर आयरन ओवरलोड हार्ट में होना शुरू हो जाए। ठीक है। फिर मेन में हमारे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, डिसफंक्शन हो सकता है। मैन में हमारे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। और वुमेन में हमारे पास पिट्यूटरी इन्वॉल्वमेंट की वजह से एमेनोरिया हो सकता है। अगर उसका पिट्यूटरी इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो मैन में हमारे पास एमेनोरिया हो सकता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई हैं बेटा? कैलगरी से एक दो चीजें मैंने ऐड करनी है इसमें आपके पास। आयरन लेवल्स हमारे पास इंक्रीज हुए हुए होते हैं। आयरन लेवल्स इंक्रीज होने की वजह से वो कहता है कि हमारे पास फेरेटिन लेवल्स भी इंक्रीज हुए हुए होंगे, फेरेटिन लेवल्स इंक्रीज हुए हुए होंगे। ये बात आप ये लोगों ने याद रखनी है, फेरेटिन लेवल्स इंक्रीज होंगे। ट्रांसफेरिन सेचुरेशन ज्यादा हुई भी होगी, ये चीजें भी आप लोगों ने याद रखनी है। ट्रांसफेरिन सेचुरेशन जो है वो भी ज्यादा हुई भी होगी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ट्रांसफेरिन सेचुरेशन ज्यादा हुई भी होगी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ क्या रखना है, हमें आयरन डिपॉजिट्स होते हैं। एक चीज जो मोटे हरूफों में आप लोगों ने याद रखना है कि आयरन डिपॉजिट्स होते हैं, आयरन डिपॉजिट्स होते हैं हमारे पास ऑर्गन्स, इन ऑर्गन्स आयरन डिपॉजिट्स होते हैं हमारे ऑर्गन्स में। ठीक है। और इमेजिंग जब हम कराते हैं, इमेजिंग जब हम कराएंगे यानी हम सिटी स्कैन वगैरह करवाएंगे, सिटी स्कैन वगैरह करवाएंगे तो हमें इमेजिंग पे आयरन ओवरलोड नजर आएगा। किस किस चीज की हम इमेजिंग कराएंगे, हम लीवर की इमेजिंग कराएंगे तो उसमें हमें आयरन ओवरलोड नजर आएगा। ये पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स आप लोगों ने देखनी है खोल के कि इमेजिंग पे हमें आयरन ओवरलोड लीवर और हार्ट पे हमें नजर आएगा। यानी हम सिटी स्कैन करवाएंगे, अगर लीवर का सिटी स्कैन कराएंगे अगर हम हार्ट का, तो सिटी पे हमें आयरन ओवरलोड नजर आएगा। ठीक हो गया। फिर एक बात वो कैलगरी में करता है, ये इंपॉर्टेंट है सारी बातें, कि इसमें हमारे पास आयरन ओवरलोड की वजह से एंड ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है। एंड ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है। अब एंड ऑर्गन डिसफंक्शन क्या चीज है, एंड ऑर्गन डिसफंक्शन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले वो कहता है स्किन अफेक्ट होगी, वही बातें मैंने आपको बता दी। स्किन में क्या होगी, एंड ऑर्गन डिसफंक्शन में पिगमेंटेशन हो जाएगी, स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगी स्किन पे। पैनक्रियाज अफेक्ट हो जाएगा, अगर अगर हमारा पैनक्रियाज अफेक्ट हो जाएगा, पैनक्रियाज स्पेलिंग को अवॉइड कीजिएगा बच्चे। पैनक्रियाज अफेक्ट होने की वजह से क्या हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा अगर हार्ट अफेक्ट हो गया, हार्ट अफेक्ट हो गया, हार्ट अफेक्ट होने की वजह से रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होगी। मैंने आपको बताया कि कार्डियोमायोपैथी है तो आपको क्या पता लगेगा, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी मैंने आपको बताया था, इसमें हम एको कराएंगे तो एको पे आपको पता लगेगा कि हार्ट की रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हुई भी होगी। ठीक है। एको पे हम जब एको कराएंगे पेशेंट की तो पेशेंट की एको पे आपको रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी मिलेगी। फिर लीवर, लीवर में अगर आपका डिपॉजिट होना शुरू हो गया आयरन तो लीवर आपकी सिरोसिस मिलेगा, लीवर की आपको सिरोसिस मिलेगी और साथ ही आपके एलएफटीज जो हैं वो इंक्रीज हुए होंगे, एलएफटीज डिरेंज्ड होंगे। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रेन के ऊपर। ब्रेन में अगर हमारा आयरन ओवरलोड शुरू हो गया तो बताएं, खुद बताएं क्या होगा। मैंने आपको बताया कि पेशेंट को फटीग रहेगा, पेशेंट फटीग होगा। और ऑल्टर्ड सेंसेशन ऑफ ऑल्टर्ड लो ऑल्टर्ड सेंसोरियम या ऑल्टर्ड या आप कह लो कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस जो है उसकी वो चेंज हो जाएगी। फिर एंडोक्राइन डिसफंक्शन भी हो सकता है। एंडोक्राइन में क्या क्या आ जाएगा, आपका थायराइड आ जाएगा। थायराइड पे भी आपका डिपॉजिट हो सकता है आयरन, आपके गोनैड्स पे। गोनैड्स पे डिपॉजिट होगा तो मैंने आपको क्या बताया, गोनैड्स पे डिपॉजिट होगा तो आपका मैन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो गया, ये बता दिया। और आपका मैंने बताया पिट्यूटरी पे अगर जाके इफेक्ट किया तो पिट्यूटरी पे इफेक्ट करने की वजह से फीमेल्स में एमेनोरिया हो जाएगा। ठीक है। और थायराइड पे अगर अफेक्ट करेगा तो थायराइड पे अफेक्ट करने की वजह से हाइपोथायरॉइडिज्म, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि हमारे पास हीमोक्रोमेटोसिस में हाइपोथायरॉइडिज्म हो रहा है और गोनैड्स के अफेक्ट करने की वजह से हाइपोगोनाइडिज्म हो रहा है। क्लियर बच्चे, क्लियर हो गई ये बातें सारी। फैटी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन हो रही है। यहाँ तक समझ में आई है बातें, समझ में आता है बच्चों आप लोगों को, समझ में आ रही है यहाँ तक।
अक्सर आज आप बहुत दिनों बाद लेक्चर लेने आई हो, किधर थी आप? एक तो आप लोगों की ना, मैंने अब अटेंडेंस पे जो है ना कॉम्प्रोमाइज शुरू कर दिया है। दो चार बच्चे बस लेक्चर ऑनलाइन ले रहे होते हैं। सुहेल, अक्सा, फातिमा, हुमा, सना, यहाँ तक क्लियर है चीजें कि कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं, ये समझ में आ गई? यही बातें सारी हैं जो एमसीक्यूज में आएंगी बेटा। इसी को घुमा फिरा के वो एमसीक्यूज देंगे। इसमें से क्या एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकता है? इसमें से आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन सी जगह ऐसी है, ये देखो मैं आपको बताऊं अब। एमसीक्यू आपको आ सकता है कि कहाँ से आपका आयरन एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगी। ड्यूडिनम से, ये एमसीक्यू आएगा। आपको एमसीक्यू आएगा कि कौन सा जीन अफेक्ट हो रहा है। आपको एमसीक्यू आएगा जीन जीन कौन सा अफेक्ट हो रहा है, ये याद कर लिया। ठीक है। उसके बाद आपको एमसीक्यू आएगा कि फिफ्टीज में, फिर एज फिफ्टीज। उसके बाद आपको एमसीक्यूज आएगा कि ये सारी जो चीजें हैं ना, आपको ये एमसीक्यूज आएगा। मेनली आपको एमसीक्यूज ये आना है बच्चे, कि ऑर्गन्स कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं और क्या क्या उस पे वो अफेक्ट हो रहा है। ठीक है। अब यहीं से आप डायग्नोसिस बना लो। यहीं से आप डायग्नोसिस बनाओ कि डायग्नोसिस में आप क्या क्या टेस्ट कराओगे। बताओ, खुद से बताओ। खुद से बताओ क्या क्या टेस्ट करा सकते हो। एको करा सकते हो। एको पे आपको रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी नजर आएगी। एलएफटीज कराओगे, एलएफटीज आपको ड्रेनेज नजर आएंगे। टीएफटीज कराओगे, टीएफटीज पे आपको, टीएफटीज में आपको क्या नजर आएगा? हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, क्या नजर आएगा आपको? खुद बताओ। ठीक है। ये सारे आपने टेस्ट यहीं से खुद से बना लेना है। डायबिटीज में आप उसकी, डायबिटीज में आप क्या टेस्ट कराते हो, वो सारे टेस्ट आप करा लोगे। टेस्ट आपके सारे यहीं से बन गए हैं। ठीक है बेटा जी। चलें जी, आगे चलें वैसे। अच्छा जी, अब इसके टेस्ट और कौन कौन से हम कराएंगे? मेनली अब आप टेस्ट करा लोगे इसका सीरम आयरन लेवल्स कराओगे। ठीक है। सबसे पहले तो आपने सीरम आयरन लेवल्स आपके इंक्रीज हुए हुए होंगे। सीरम आयरन लेवल्स आपके इंक्रीज हुए हुए होंगे। फेरेटिन आपका क्या होगा? फेरेटिन आपका इंक्रीज हुआ हुआ होगा। ठीक है। फिर फेरेटिन आपका इंक्रीज हुआ हुआ होगा। उसके बाद आपकी आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हुई हुई होगी। आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है आपकी, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है आपकी, वो डिक्रीज हुई भी होगी। ठीक हो गया। उसके बाद आप और क्या टेस्ट करा सकते हो? मेन जो आपका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो है आपका, वो आप उसके लीवर बायोप्सी कराओ। ठीक है। फिर आप इसके ईसीजी कराओगे तो उस पे कंडक्शन डिफेक्ट्स आएंगे। बाकी इको कराओगे तो उसके रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसके साथ साथ कार्डियोमायोपैथिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बताइए ट्रीटमेंट आप क्या दोगे? ट्रीटमेंट में बेसिकली आप फ्लेबोटमी, मेन ट्रीटमेंट होता है इसका। क्या होता है? फ्लेबोटमी। फ्लेबोटमी क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज फ्लेबोटमी? फ्लेबोटमी में हमने क्या करना होता है? कैन एनिमल टेल कि फ्लेबोटमी क्या होता है? बेसिकली इसको, ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें हमने नीडल यूज करके वेन से जो है ब्लड लेना होता है। ठीक है।
लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए हम वेन से जो है ना ब्लड लेते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। मेनली इसका ट्रीटमेंट जो है फ्लेबोटमी है। जिन जिन पेशेंट्स में ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन हो रही होती है, ठीक है। बस इसका ट्रीटमेंट मेनली एक ही है जिसमें फ्लेबोटमी इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आगे चलें। अब पहले पैनकार्टाइटिस पढ़ना है या पहले विल्सन्स पढ़ लें? बताएं जी। तो दो अलग अलग बंदे ना अलग अलग वोट कर देते हैं। मैं पहले अब विल्सन ही पढ़ाऊंगी, बल्कि पैनकार्टाइटिस पढ़ लें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो खैर दोनों ही है। विल्सन पढ़ते हैं, बस मुझे। पैनकार्टाइटिस लेंथी है, उसको खत्म करते हैं। विल्सन तो मैं। अच्छा जी, पैनकार्टाइटिस के बारे में क्या पता है आपको? एक्यूट पैनक्रेटाइटिस पहले पढ़ना है हमने। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के बारे में क्या पता है आपको? व्हाट डू यू नो अबाउट द एक्यूट पैनक्रेटाइटिस? बताएं जी। इन्फ्लेमेशन इन पैनक्रियास, सिंपल। ठीक है। पैनक्रेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास, सिंपल। एक्यूटली एक्यूटली जो प्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अब इसमें जो चीजें हमने देखनी है ना, इसमें बहुत सारी टेबल्स आपके डिविजन में बने हुए हैं। वो टेबल्स सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। अब मेनली जो सबसे पहले आप लोगों ने टेबल करना है वो मैं करवाने लगी हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों ने ग्लासगो क्राइटेरिया करना है। ग्लासगो क्राइटेरिया किस लिए यूज होता है? ग्लासगो क्राइटेरिया, ग्लासगो क्राइटेरिया आप लोगों का यूज होता है फॉर द प्रोग्नोसिस इन द एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। प्रोग्नोसिस देखने के लिए कि इस पेशेंट में कितना प्रोग्नोसिस होगा, ठीक है, कितना प्रोग्नोसिस होगा, कितना अच्छा प्रोग्नोसिस होगा, कितनी सवेरिटी ऑफ डिजीज होगी, ठीक है। अब वो कहता है कि सवेरिटी एंड प्रोग्नोसिस वर्सन एज द नंबर ऑफ दीज फैक्टर्स इंक्रीजेस। उसने बहुत सारे फैक्टर्स बताए हुए हैं। जितने ज्यादा ही फैक्टर्स इंक्लूड होते जाएंगे डिजीज में, उतनी ज्यादा डिजीज की सवेरिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। मेनली वो कहता है कि अगर मोर देन थ्री फैक्टर्स आ जाए, मोर देन थ्री फैक्टर्स आ जाए, तो सवेरिटी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, सीवियर डिजीज की तरफ चला जाता है पेशेंट। अब वो फैक्टर्स हैं क्या? ठीक है, एज अगर हो, हमारे पास एज अगर हो ग्रेटर देन 55, एज अगर, ये साथ साथ याद करना है बच्चे आपने। एज ग्रेटर देन 55, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर हो हमारे पास लेस देन 8, पार्शियल प्रेशर ऑफ लेस देन 8 किलो पास्कल्स, ठीक है, लेस देन 8 किलो पास्कल्स, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद वाइट ब्लड सेल काउंट, WBC, एज ग्रेटर देन 55, partial pressure of oxygen less than 8 kilopascals, WBCs greater than 15, 10 की पावर 9 पर लीटर, ठीक है। WBCs greater than 15, ठीक है। उसके बाद एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन पे अगर आप आ जाएं, ये 7 डिविजन खोलने अगर आप लोगों के पास है। WBCs हो गए, फिर एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन आप लोगों ने कहना है लेस देन 32, लेस देन 32, ठीक है, लेस देन 32 ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ठीक है। एल्ब्यूमिन लेस देन 32 ग्राम पर लीटर। एज कितनी होगी? 55 से ज्यादा,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, लेस देन 8 किलो पास्कल, WBC इज ग्रेटर देन 15, एल्ब्यूमिन लेस देन 32। फिर सीरम कैल्शियम, सीरम कैल्शियम भी लेस देन 2, सीरम कैल्शियम कितना हो गया, सीरम कैल्शियम लेस देन 2। ये सारे आप लोगों ने याद करने हैं बेटा, सारे लिखूं या कर लेंगे खुद से याद। ग्लूकोज, ग्लूकोज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज याद रखना है ग्रेटर देन 10। ग्लूकोज नहीं भूलना आपने, ग्लूकोज का एमसीक्यूज आया भी हुआ है, ग्रेटर देन 10। ग्लूकोज का याद रखना है, ग्लूकोज का ग्रेटर देन 10। और यूरिया का भी इंपॉर्टेंट है, यूरिया का भी एमसीक्यूज आया हुआ है, यूरिया का ग्रेटर देन 16। ठीक हो गया। फिर अल्कलाइन अमाइनो ट्रांसफरेज, सॉरी एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज ग्रेटर देन 200, लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर देन 600। ठीक है, एलडीएच ग्रेटर देन 600। अब वो कहता है ये बात याद रखना है कि अगर इसमें 3 से ज्यादा हो जाए तो डिजीज सबसे ज्यादा सीवियर हो जाती है। ये सारे आप लोगों ने याद रखने, एज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, WBC, एल्ब्यूमिन, सीरम कैल्शियम, ग्लूकोज, यूरिया और एलडीएच, ये सारे याद रखने हैं आप लोगों ने। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएं जी आप लोग, वो फीचर्स अब आप लोगों ने याद करने हैं जो सीवियर पैनक्रेटाइटिस को शो करते हैं, फीचर्स दैट प्रिडिक्ट द सीवियर पैनक्रेटाइटिस। ठीक है, अब इसमें से इनिशियल असेसमेंट के लिए आप लोगों ने देख लेना है, इनिशियल असेसमेंट के लिए ये सारे आप लोगों के इसमें सर्जरी में भी दिए हुए हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारा टेबल्स आप लोगों ने करने हैं। इनिशियल असेसमेंट के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, फिर कुछ 24 आवर्स आफ्टर एडमिशन के फैक्टर्स होते हैं, और कुछ 48 आवर्स आफ्टर द एडमिशन के फैक्टर्स होते हैं। जो इनिशियल असेसमेंट के फैक्टर्स है ना, इनिशियल असेसमेंट में बेटा यहाँ से मैं अभी बोल के बताती हूँ, फिर टेबल से ही करवाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि इतना ज्यादा लिखना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इनिशियल असेसमेंट में सबसे पहले वो कहता है कि क्लिनिकल इंप्रेशन ऑफ सेवेरिटी। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स वो कहता है कि ग्रेटर देन 30, प्लूरल अगर बीएमआई जो है वो कहता है ग्रेटर देन 30 हो जाए। प्लूरल इफ्यूजन वो कहता है अगर चेस्ट एक्सरे के ऊपर प्लूरल इफ्यूजन हमें नजर आए। फिर वो एक स्कोर की बात करता है, APACHE स्कोर। इस स्कोर के बारे में किसी को कुछ पता है? ये स्कोर हम किससे यूज करते हैं? ये बेसिकली स्कोर यूज होता है इंटेंसिव केयर यूनिट्स में। ठीक है, आईसीयूज में स्कोरिंग सिस्टम हम यूज करते हैं, ये स्कोरिंग सिस्टम आईसीयू में यूज करते हैं। इसके डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, इस स्कोर के अंदर डिफरेंट और फैक्टर्स आ जाते हैं। वो कहता है कि अगर ये स्कोर 8 से ज्यादा हो आईसीयू में, इसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, इसमें हार्ट रेट आता है, रेस्पिरेटरी रेट आता है पेशेंट का, ऑक्सीजन डिलीवरी आता है, और सीरम सोडियम लेवल, सीरम पोटाशियम लेवल, सीरम क्रिएटिनिन लेवल, ये सारे स्कोर आते हैं। ठीक है, ये एक एपा की स्कोर आप कह लो, एपा की 2 स्कोर कह लो, APACHE स्कोर। ठीक है, 2 स्कोर। ठीक है, अब इसको वो कहता है कि अगर ये स्कोर ग्रेटर देन 8 आ जाए, ये स्कोर अगर ग्रेटर देन 8 आ जाए तो वो भी इनिशियल असेसमेंट में उसने रखा है। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर वो 24 आवर्स आफ्टर द एडमिशन की बात करता है, अगर 24 आवर्स आफ्टर द एडमिशन फैक्टर्स आ जाए। बेसिकली ये वो फैक्टर बता रहा है कि अगर ये फैक्टर आ जाए तो सवेरिटी सवेरिटी की तरफ वो जा रहा है। ठीक है, अगर 24 आवर्स आफ्टर द एडमिशन आ गया है तो एपा की स्कोर जो है वो भी ग्रेटर देन 8 होगा, ग्लासगो स्कोर ग्रेटर देन 3 होगा, और ऑर्गन फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और सीआरपी जो है ग्रेटर देन 150 हो जाएगा। 48 आवर्स आफ्टर एडमिशन में ग्लासगो स्कोर ग्रेटर देन 30 होगा, सीआरपी भी ग्रेटर देन 150 होगा, और ऑर्गन फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और प्रोग्रेसिव ऑर्गन फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को टेबल दिखाती हूँ वहां से, यहाँ पे अभी लिख नहीं रही। अच्छा जी, फर्दर फिर वो बता रहा है कि क्या क्या जो है हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या हो सकती है। सारी पैथोफिजियोलॉजी करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी बात याद रख लेनी है आप लोगों ने कि इसमें इंट्रासेलुलर ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेशन होती है, इंट्रासेलुलर ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेशन, ये बात याद रखनी है, जिसमें हमारे पास फिर क्या होता है, प्रोटीएजेस रिलीज होंगे। ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन निकलने वजह से प्रोटीएजेस रिलीज होंगे। ठीक है, और जो कि पैनक्रियाज को, सराउंडिंग टिश्यू को जो है ना वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स और कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि आप कह लो कि रिस्क फैक्टर्स या ट्रिगरिंग फैक्टर्स और कौन कौन से हो सकते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स और बताएं कौन कौन से हो सकते हैं। इसके ढेर सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, इसमें आपके अल्कोहल आ जाती है, गॉल स्टोन्स आ जाते हैं, पैनक्रियाटिक ड्रग ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। ठीक है, और भी कोई याद है आप लोगों को तो बताएं। अल्कोहल,
गॉलस्टोन्स, पैनक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और भी कोई याद है तो आप लोगों को बताएं बच्चों। इसमें हमारे पास हाइपर पैराथायरिडिज्म आ जाता है, अल्कोहल आ जाता है, वायरल डिजीज आ जाती है, इसमें कुछ ड्रग्स आती हैं, इसमें टेट्रासाइक्लिन, थायराइड्स आते हैं, ठीक है। कोलिलिथिएसिस आ जाता है, ठीक हो गया। बस ये चीजें आप लोगों ने इसमें थोड़ी बहुत याद रखनी। इन्फेक्शन आ जाते हैं कुछ, ठीक है, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोलिडोकोलिथिएसिस आ जाता है, ठीक हो गया। और अल्कोहल कंजप्शन मेनली आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, 12 मैसेजेस आ गया। हाँ जी बिल्कुल, आई गेट स्मैश, ये आप लोगों का ना सर्जरी में लिखा हुआ है, ये सर्जरी वाला जो है ना, ये आप लोगों ने वहां से करना है। मैं आप लोगों को पिक्चर भेजूंगी इसकी, ये अपने रिस्क फैक्टर्स वहां से अच्छे से इसके करने हैं। मैं आप लोगों को इसकी ना पिक्चर भेज दूंगी। ठीक हो गया। ये सारे आप लोगों ने अच्छे से याद कर लें। इसके रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू आता है। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने इसमें से जो चीज याद करनी है वो उसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। आप बताएं जी, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या जहन में आता है कि पैनकेटाइटिस में मेनली ये इसका डीडी क्या बन सकता है, पैनकेटाइटिस का क्या डीडी बनेगा इसका, इसका डीडी क्या बनेगा। मेनली पेशेंट जब अपर एब्डोमिनल पेन के साथ आते हैं तो हम क्या क्या चीजें सोचते हैं, एक तो हम पेप्टिक अल्सर डिजीज ही सोच रहे होते हैं, या हम ये समझ सकते हैं कि परफोरेट कर सकता है वो अल्सर जो है हमारे पास। फिर हमारा दूसरा ख्याल क्या जाता है, हम पेनकाटाइटिस की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। हम उसके सीरम लाइपेज, सीरम अमाइलेज लेवल करवा के देखते हैं कि यार कोई इसका पेनकाटाइटिस तो नहीं चल रहा, ठीक है। हम सब मेनली हम उसको एपिगैस्ट्रिक पेन में हम उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज तो रखते हैं, लेकिन अगर उसको सिवियर, बहुत सिवियर पेन है, उसका रिजोल्व ही नहीं हो रहा पेन जो है, तो फिर हम उसके मेनली सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज लेवल करवा के देखते हैं, ठीक है। उसका ये टेस्ट हम लाजमी करवा के देखते हैं, ठीक है। अपर एब्डोमिनल पेन है, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी है, 15 to 60 मिनट्स तक जो है पेन इंक्रीज करता रहता है, और मेनली इसमें जो बात आप लोगों ने याद करनी है वो ये याद करनी है, रेडिएट्स टू बैक, ठीक है। पेशेंट कहेगा कि दर्द मुझे उठ रहा है और पीछे की तरफ भी जा रहा है, पेन रेडिएटिंग टू बैक। मार्क, फिर उसके बाद इसके साथ साथ इसमें नोजिया हो रहा होता है, ठीक है। वॉमिटिंग जो है वो भी कॉमन होती है, उल्टियां भी साथ लगी हुई होती हैं, ठीक है। नोजिया वॉमिटिंग होती है, एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस भी होगी, एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस होगी, जब आप उसको एग्जामिन करेंगे बंदे को तो उसमें एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस मिलेगी। और साथ में ये साइंस हैं, गार्डिंग होगी पेशेंट में, ठीक है। जब आप उसको एग्जामिन करेंगे तो पेशेंट गार्ड कर लेगा, अपने एब्डोमेन को गार्ड कर लेगा, ठीक है। उसको मसल्स को फिर्म कर लेगा, ठीक है। उसमें फिर रिबाउंड टेंडरनेस होगी, रिबाउंड टेंडरनेस होगी, रिबाउंड टेंडरनेस होगी। अच्छा सॉरी, गार्डिंग एंड रीबाउंड टेंडनेस जो है वो कहता है एब्सेंट होंगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो है वो रिट्रोपेरिटोनियल है, ठीक है। ये चीजें नहीं होंगी, गार्डिंग और रीबाउंड टेंडनेस जो है ये एब्सेंट होगी, ठीक है। ये चीजें नहीं होंगी क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन जो है वो रिट्रोपेरिटोनियल है। अच्छा, फिर वो कहता है कि अगर सीवियर केसेस हो तो सीवियर केसेस में पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। किसके साथ प्रेजेंट कर सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक के साथ प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट, ठीक हो गया। ग्रे टर्नर साइन क्या है, ग्रे टर्नर्स साइन क्या होता है, बताएं जी। जो फ्लैंक एरिया होता है आपका उसकी डिस्कलरेशन हो जाती है, ठीक है। फ्लैंक एरिया की डिस्कलरेशन को हम ग्रे टर्नर साइन कहते हैं, और ये एक साइन है हमारा
इसमें एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में, ठीक है, ग्रे टर्नर साइन में फ्लैंक एरिया डिस्कलरेशन होती है, फ्लैंक एरिया डिस्कलरेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर पेरियम लाइका रीजन की डिस्कलरेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरियम लाइका रीजन की डिस्कलरेशन को हम कूलेंस साइन कहते हैं। मैंने पिक्चर्स ऐड की हुई है, मैं वहां से आप लोगों को दिखाती हूँ, osmosis की पिक्चर्स हैं, ठीक है। अगर पेरियम लाइका एरिया, ये क्यों हो रहे होते हैं ये एरिया ये ब्लू क्यों हो रहा होता है, ये एरियाज ब्लू होने की रीजन क्या होती है? ये बेसिकली शो कर रहे होते हैं हमारे पास इंट्रापेरिटोनियल या रेट्रोपेरिटोनियल कोई ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, इस चीज को शो कर रहा होता है बेसिकली। इसकी रीजंस ये बनती हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलो, अच्छा जी। अच्छा, अब ब्लीडिंग का मतलब ये है कि अगर कोई सिवियर पैनक्रेटाइटिस के साथ अगर हेमरेज होना शुरू हो गया ना, अगर हेमरेज हो रहा है सिवियर पैनक्रेटाइटिस के साथ, तब ये आएंगे दोनों साइन, ग्रे टर्नर साइन और कोलिन साइन, ठीक है। अच्छा, अब डीडीज में वही हमने बता दिया कि परफोरेटेड, आपका कोई परफोरेटेड कोई कोई भी ऑर्गन हो सकता है परफोरेटेड, मेनली आपका ड्यूडिनम परफोरेटेड इसका डीडी होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके डीडीज में आपके एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस इसका डीडी हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन इसका डीडी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वेरियस कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशंस का भी एक पूरा टेबल बना हुआ है, वहां से आप लोगों ने करनी है, ठीक है। अच्छा जी, इसकी कॉम्प्लिकेशन में सिस्टेमिक हो सकती है इसकी मेनली कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, पैनक्रेटाइटिक हो सकती है, पैनक्रियाटिक हो सकती है और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हो सकती है। सिस्टेमिक में इसमें हाइपोक्सिया हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, ऑक्सीजन उसकी कम हो रही हो। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया उसका जाहिर बात है, वहीं से आप लोगों का इंसुलिन वगैरह आनी होती है, तो वहां से ही आपका उसका पैंक्रियास से ही इंसुलिन वगैरह आनी होती है बीटा सेल से, तो वो दिस लीड्स टुवर्ड्स द हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि उसके आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स जो है वो डिस्ट्रक्शन। हाइपोक्सिया क्यों होता है? क्योंकि उसमें एआरडीएस हो जाता है, क्योंकि माइक्रोथ्रोम्बाई जो है पल्मोनरी वेसल्स में वो अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एआरडीएस हो जाता है इसमें, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, माइक्रोथ्रोम्बाई जो पल्मोनरी वेसल्स है माइक्रोथ्रोम्बाई में वो अफेक्ट हो जाती है, ठीक है, उनके अफेक्ट होने की वजह से। फिर इसमें जो है वो कहता है कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। हाइपोकैल्सीमिया क्यों होगा? हाइपोकैल्सीमिया क्यों होगा? वो कहता है कि इसमें हाइपोकैल्सीमिया इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें फैट नेक्रोसिस हो सकती है, इस पेशेंट में फैट नेक्रोसिस हो सकती है। फैट नेक्रोसिस क्यों होती है? क्योंकि सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम हो जाती है इन फैट नेक्रोसिस। एक मिनट बेटा, म्यूट कर रही हूँ अजान के लिए, फिर हम कंप्लीट करते हैं। हाँ जी बेटा जी, जहां तक हमने किया वहां तक समझ में आ गया। अब हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो रहा है? बेसिकली सेपोनिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है फैट नेक्रोसिस के साथ साथ। फैट नेक्रोसिस क्या होता है कि जो फैट नेक्रोसिस में फ्री फैटी एसिड्स बन रहे होते हैं, और वो फ्री फैटी एसिड्स मिलके फिर कैल्शियम के साथ बाइंड करते हैं, और कैल्शियम के साथ मिलके आप कह लो कि सेपोनिफिकेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये इसमें फ्री फैटी एसिड और कैल्शियम मिल रहे होते हैं, तो कैल्शियम जो है वो यूज हो रही होती है, तो जब कैल्शियम यूज हो रही है दिस लीड्स टुवर्ड्स द हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। फिर वो कहता है कि सीरम का एल्ब्यूमिन जो है वो भी कम हो रही है, ठीक है, एल्ब्यूमिन जो है वो भी कम हो रही है। एल्ब्यूमिन कम क्यों हो रही है? एल्ब्यूमिन कम होने की रीजन क्या है? एल्ब्यूमिन कम होने की रीजन है कि कैपिलरी परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर उसके बाद पैनक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? पैनक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं नेक्रोसिस, ठीक है, पैनक्रियास की नेक्रोसिस हो सकती है। अब पैनक्रियास की पैनक्रियाटिक टिश्यू जो है वो नेक्रोज हो सकता है, और पेरी पैनक्रियाटिक टिश्यू की भी डेथ हो सकती है, ठीक है। फिर नेक्रोसिस के साथ साथ इसमें एब्सेस बन सकती है, ठीक है, एब्सेस बन सकती हैं, ठीक है। एब्सेस किस तरह से बनती है कि जो पैनक्रियास का सब्सटेंस है ना, पैनक्रियास के सब्सटेंस के इर्द गिर्द सर्कमस्क्राइब कलेक्शन ऑफ पस हो जाती है, ठीक है।
पैनक्रियाज के इर्द गिर्द, और लिटल और नो पैनक्रियाटिक नेक्रोटिक टिश्यू, यानी कि जो पैनक्रियाज का सारा नेक्रोटिक टिश्यू है ना, उस नेक्रोटिक टिश्यू के इर्द गिर्द कलेक्शन ऑफ पस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वो कहता है कि सूडोसिस्ट बनती है। सूडोसिस्ट क्या होता है? सूडोसिस्ट होता है कि जो पैनक्रियाटिक डक्ट्स होती है ना, पैनक्रियाटिक डक्ट्स की डिसेप्शन की वजह से सूडोसिस्ट बनना शुरू हो जाती है। सूडोसिस्ट के बारे में आप लोगों को क्या पता है? व्हाट डू यू नो अबाउट द सूडोसिस्ट? बेसिकली दीज आर जस्ट लाइक द सिस्ट, लेकिन इसमें एपिथेलियम और एंडोथेलियल सेल्स नहीं होते, और ये आउटसाइड द पैनक्रियाज बन रही होती है, ठीक है, आउटसाइड द पैनक्रियाज बनती है ये, ठीक है। कलेक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक फ्लूइड्स होता है एडजेसेंट टू द पैनक्रियाज। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। ठीक हो गया। हाँ हाँ, उसके बाद आप लोगों ने वही पैनक्रियाटिक, हाँ, ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है इंस्टेड ऑफ एपिथेलियम, एपिथेलियम नहीं होती इसमें। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या याद रखना है? सूडोसिस्ट के अलावा, सूडोसिस्ट के अलावा पैनक्रियाटिक असाइटीज हो सकती है, पैनक्रियास की वजह से असाइटीज हो सकती है, और प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकती है, ठीक है। असाइटीज, असाइटीज और प्लूरल इफ्यूजन। ठीक हो गया। फिर वो कहता है कि कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जैसे कि अपर जीआईटी ब्लीडिंग। अपर जीआईटी ब्लीडिंग किस तरह से हो सकती है? गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल इरोजन से होना शुरू हो जाए, ठीक है। यानी कि पैनक्रियास के पास पास ही पड़े हुए हैं ना स्टमक और ड्यूडिनम, अगर उस स्टमक और ड्यूडिनम की क्या होना शुरू हो जाए, इरोजन होना शुरू हो जाए, ठीक है, वो इरोड होना शुरू हो जाए, वहां से जो पैनक्रियाज हमारा अफेक्ट हुआ है, वो नेक्रोटिक पैनक्रियाज जो है वो इरोड करना शुरू कर दे आपके स्टमक को और आपके ड्यूडिनम को, तो इरोजन की वजह से आपका स्टमक और ड्यूडेनम भी अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और दिस लीड्स टुवर्ड्स द ब्लीडिंग, ठीक है। अब जीआई ब्लीडिंग हो सकता है। जीआई ब्लीडिंग के अलावा आप कह लो कि इसमें वेरिसियल ब्लीडिंग हो सकता है। वेरिसियल ब्लीडिंग हो सकती है। वेरिसियल ब्लीडिंग क्यों होगी? बेसिकली वेरिसियल ब्लीडिंग होती है स्प्लीनिंग और पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से, ठीक है। इसमें पैनक्रियाटाइटिस में स्प्लीनिक और पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस भी हो जाती है, और उसकी वजह से मैंने आपको कल भी बताया था कि थ्रोम्बोसिस के साथ साथ वेरिसियल ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। अब वो कहता है कि गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल इरोजन के साथ साथ इरोजन ऑफ कोलोन भी हो सकती है, ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, ठीक है। कोई पैनक्रियाटिक मैस है तो उसकी कंप्रेशन की वजह से ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी हो सकता है, कॉमन बाइल डक्ट की कंप्रेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी हो सकता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बता दिया मैंने आप लोगों को, इरोजन ऑफ कोलोन बता दिया, ठीक है। बेटा ये साथ साथ में लिखने का मकसद मेरा ये होता है कि आप लोगों को साथ साथ याद हो। ड्यूडिनल, क्या हो गया? ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है पैनक्रियाटिक मैस की कंप्रेशन की वजह से। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे। इन्वेस्टिगेशंस में आप लोगों के पास आ जाता है कि इसमें हमारे पास हमने सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज लेवल्स कराने होते हैं, सीटी स्कैन वगैरह कराना होता है। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक बेटा? चलिए आगे विल्सन्स डिजीज पे। फिर इसकी मैनेजमेंट मैनेजमेंट बता देती हूँ। इसमें मैंने आपको बताया कि हम माइलेज और लाइपेज लेवल्स कराते हैं, एक्सेस कराते हैं, और सिटी कंट्रास्ट एनहांस्ड पैनक्रियाटिक सिटी स्कैन कराते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट में इसमें हमने बेसिकली एनाल्जेसिक्स देने होते हैं, पेन को ट्रीट करना होता है, हाइपोवोलीमिया को ट्रीट करना होता है, ठीक है। हाइपोक्सिक पेशेंट्स को हम ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। बेटा मैं लिख नहीं रही, यहीं पे बता रही हूँ आप लोगों को। एनाल्जेसिक्स देंगे, ठीक है, एनाल्जेसिक्स देंगे, उसके बाद हम हाइपोक्सिक पेशेंट्स को ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बेसिकली हम साथ साथ करते जाएंगे। नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन करेंगे हम पैलिटिक आइलिस वाले पेशेंट्स में, ठीक हो गया। और एंट्रल फीडिंग, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग करानी पड़ सकती है हमें कुछ पेशेंट्स में, ठीक है। और बेसिकली इसमें हमने एंटीबायोटिक्स देनी होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं हम, ठीक है। ब्रॉड
स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं हम, ठीक है। वो स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो कौन कौन सी हो सकती है हमारे पास? वो स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स हमने पेशेंट्स में देनी होती है, वो हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है? हमारे पास कार्बेपेनम्स हो सकती हैं, कार्बेपेनम्स होती हैं, ठीक हो गया। कार्बेपेनम्स होती हैं हमारे पास, क्विनोलोन्स होती हैं, क्विनोलोन्स होती हैं, ठीक हो गया। और हमारे पास मेट्रोनिडाजोल होती है, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल। बस ये बात याद रखनी है। फिर इसमें हम वो कहते हैं कि हम ईआर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस को हम अर्जेंट ईआरसीपी के लिए भी भेज सकते हैं, ठीक है, अर्जेंट ईआरसीपी के लिए भी भेज सकते हैं, अर्जेंट इवन ये डायग्नोज करने के लिए और ट्रीट करने के लिए कोलिडोकोलिथियासिस को, एक कॉज हमने एक रिस्क फैक्टर इसका कोलिडोकोलिथियासिस भी कहा था ना, तो कोलिडोकोलिथियासिस में हम इसको अर्जेंट ईआरसीपी के लिए भी भेज सकते हैं। और सीवियर केसेस ऑफ गॉल स्टोन पेनक्रेटाइटिस के लिए हम इसमें एमआरसीपी भी करा सकते हैं, ठीक है, बिलियरी इमेजिंग करके एमआरसीपी कराएंगे एक्यूट फेज को रिजोल्व करने के लिए, ठीक हो गया। बस ये चीजें आप लोगों ने इसमें याद करनी है। अच्छा, अगर पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट है तो उसके लिए हमने ड्रेनेज करनी है, वहां से ड्रेनेज कर देते हैं हम, स्टमक में या डोडिनम में उसकी ड्रेनेज करते हैं पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट की, ठीक है। बस इतनी सी बातें आप लोगों ने याद रखनी। क्लियर है बेटा? विल्सन देख लें अब, विल्सन डिजीज। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको थोड़ी सी चीजें इसमें से करने वाली हैं। बच्चे यहाँ तक क्लियर है? विल्सन के बारे में आप लोगों को क्या पता है? लैक ऑफ सेलुलर प्लाज्मिन, ठीक है। डिक्रीज कॉपर एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से कॉपर एक्सक्रीशन कम हो रही है और बॉडी में कॉपर ज्यादा हो रहा है, कॉपर ज्यादा हो रहा है, सेलुलोप्लाज्मिन कम हो रहा है। सेलुलोप्लाज्मिन क्या होता है? व्हाट इज सेलुलोप्लाज्मिन? ये बेसिकली एक प्रोटीन होती है जो स्टोर करता है और कैरी करता है कॉपर को, ठीक है, कॉपर कैरियर है, ठीक है। ये कॉपर कैरियर जो है वो कम हो जाता है, जब कॉपर कैरियर हमारे पास कम हो जाएगा तो कॉपर की को कैरी करने के लिए हमारे पास सेलुलोप्लाज्मिन कम हो जाएगा और बॉडी से कॉपर एक्सक्रीट नहीं होगा और कॉपर फ्री फॉर्म में हमारे पास बॉडी में पड़ा रहेगा। और फ्री फॉर्म में बॉडी में पड़ा रहने की वजह से कॉपर की एक्युमुलेशन होती जाएगी बॉडी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये किस किस जगह पे हमारे पास ये एक्युमुलेट हो सकता है हमारी बॉडी में? ये हमारे लीवर में एक्युमुलेट हो सकता है, ये हमारी किडनीज में एक्युमुलेट हो सकता है, हमारे लीवर में, हमारी किडनीज में, हमारे रेड ब्लड सेल्स में, हमारे आरबीसीज में और हमारे नर्वस सिस्टम में, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या याद रखना है? इसमें और क्या चीजें याद रखनी है? अब इसमें हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमारे साइकोसिस आएंगे, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं? साइकोसिस हो सकता है, ठीक है, साइकोसिस आप लोगों ने याद रखना है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में। आप लोगों ने इसमें ट्रेमर्स याद रखने हैं, ठीक है, पेशेंट को ट्रेमर्स होंगे, डिसआर्थरिया होगा, डिसआर्थरिया का मतलब है स्लर्ड स्पीच, ठीक है, उसकी स्पीच ठीक नहीं होगी, वो स्लर्ड स्लो स्पीच होगी उसकी, ठीक है। एटेक्सिया होगा, वो पेशेंट ठीक से चल नहीं सकेगा, ठीक है, और उसको सीजर्स होंगे, ठीक है, उसको फिट्स पड़ेंगे। साइकोसिस होगा, पेशेंट को ट्रेमर्स हो गए, डिसाथरिया, एटेक्सिया और सीजर्स हो गए। ऊम्स टेस्ट, इसके बाद अगली बात आप लोगों ने इसमें क्या याद करनी है? आप लोगों ने इसमें याद करना है ऊम्स नेगेटिव हिमोलिटिक अनीमिया होगा इसमें, हिमोलिटिक अनीमिया होगा, ठीक है, हिमोलिटिक अनीमिया होगा, हिमोलिटिक अनीमिया होगा, हिमोलिटिक अनीमिया ऐसा अनीमिया जिसमें जो कि कूम्स नेगेटिव होगा, ठीक है, जो कि कूम्स नेगेटिव होगा, ठीक है। तीसरी बात आपने क्या याद रखनी है इसमें? नेफ्रोलिथियसिस होता है, नेफ्रोलिथियसिस, ठीक है, नेफ्रोलिथियसिस होगा या फिर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस,
ठीक है, ये चीजें इसमें सारी आप लोगों ने याद करनी है। इसको आप लोगों ने ना विल्सन्स को उधर से भी देख लेना है, इसके क्लिनिकल फीचर्स आप लोगों ने डेविडसन से भी देख लेना है। लीवर डिजीजेज में याद कर लेना आप लोगों ने, लीवर डिजीजेज में एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स होंगे, परमानेंट लीवर फेलियर की तरफ भी जा सकता है पेशेंट हमारा। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज में यही सारी चीजें हैं, पार्किंसंस भी हो सकता है, डिमेंशिया भी हो सकता है। आईज में फिर आप लोगों ने केसर फ्लिशर लिंक्स याद रखने हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को कल भी इसकी पिक्चर दिखाई थी, केसर फ्लिशर रिंग्स याद रखने हैं। ठीक है, क्लेशर फिशर रिंग्स, साइकोसिस, ट्रेमर्स, डिसार्थिया, एटेक्सिया, सीजर्स और क्लेशर फिशर रिंग्स। ठीक है, ये याद कर लेना है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस पे आ जाएं। बताएंगे इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे। सीरम कॉपर लेवल ज्यादा हुआ होगा। ठीक है, सीरम कॉपर लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ होगा। उसके अलावा इसमें हमारे पास सेरुलोप्लाज्मिन वो डिक्रीज होगा, सीरोप्लाज्मिन लेवल्स जो है वो डिक्रीज हुए हुए होंगे। और क्या इसमें हम टेस्ट करा सकते हैं, और क्या इन्वेस्टिगेशन हम इसमें करा सकते हैं। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन कराएंगे। ठीक है, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन पे हमें क्या मिलेंगे, क्लेशर फिशर रिंग्स मिलेंगे। ठीक है, आखिरी मेन इसमें हमने लीवर बायोप्सी करानी है। लीवर बायोप्सी पे ये मोस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट है। इस पे हमें इंक्रीज हिपैटिक कॉपर मिलेगा। ठीक है, इंक्रीज्ड हिपैटिक कॉपर, इंक्रीज हिपैटिक कॉपर। बेटा ये एक एक चीज मेरा लिखने का मकसद ये है कि एक एक चीज जो है ये एमसीक्यू है। ठीक है, अच्छा, ग्लेशियर फिशरिंग्स में क्या होता है कि इसमें कॉपर डिपॉजिट हुआ होता है डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन। ठीक है, स्लिट लैंप पे हमें क्या मिलेगा, कॉपर डिपॉजिट्स इन डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में मेनली आपने इसमें याद करना है, ट्रीटमेंट में मेनली आपने इसमें याद कर लेना है पेनिसिलामाइन। ठीक है, पेनिसिलामाइन, क्या याद कर लिया, पेनिसिलामाइन। वो क्या करता है, चिलेट कर देता है कॉपर को और उसको बॉडी से रिमूव करना शुरू कर देता है। एडिशनल थेरेपीज में आपने क्या याद कर लेना है, जिंक। एडिशनल थेरेपीज में आप लोगों ने जिंक याद कर लेना है, जो कि इंटरफेयर करता है इंटेस्टिनल कॉपर एब्जॉर्प्शन के साथ, कॉपर को इंटेस्टिन से एब्जॉर्ब नहीं होने देता। फिर अगला हमने क्या याद कर लेना है इसमें, ट्राई एंड टीन, ट्राई एंड टीन। ठीक है, ट्राई एंड टीन याद कर लेना है जिंक के साथ साथ, जो कि अल्टरनेट है कॉपर चिलेटिंग कंपाउंड। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने इसमें ट्रीटमेंट में याद कर लेनी है। फिर एक छोटा सा टॉपिक है आप लोगों का ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में आप लोगों ने जो याद करना है एक दो बातें ही हैं बस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में जो याद करना है आप लोगों ने वो बस इतनी सी बात है कि लीवर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसमें लीवर इन्फ्लेमेशन होते हैं, इसमें पॉजिटिव जो है वो एएनए होता है। ठीक है, एएनए जो है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एएनए। ठीक है, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट में आप लीवर किडनी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज कराते हो, और आईजीजी इसमें ज्यादा होता है, गैमा ग्लोबुलिन ज्यादा होते हैं। और इसमें मेनली आप लोगों ने क्या करना होता है, एंटी स्मूथ मसल्स, एंटी स्मूथ मसल्स। ये बस इसमें आप लोगों ने ना एंटीबॉडीज याद कर लेनी है बस। एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज इंक्रीज हुई हुई होती हैं, और एंटी लीवर या एंटी किडनी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज, एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज, एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज या वो एंटी लीवर होंगी या एंटी किडनी होंगी, एंटीबॉडीज। ठीक हो गया, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो है वो इसमें, अब आप लीवर बायोप्सी ही करते हो टेस्ट इसका। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है ये। और फिर ट्रीटमेंट में हमने प्रेडनिसोन देना था या एज अ थेरेपी, प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोन या एज अ थायोडी। ठीक हो गया। तो वो कहता है कि पेंसिलामाइन जो है ना हमने मेनली जो हमने विल्सन में किया है वो हमने पेंसिलामाइन हम पेंसिल एलर्जी वाले पेशेंट्स में नहीं देते। विल्सन में, विल्सन का बता रही हूँ, जिंक और ट्राइएंटीन ही हम फॉलो कर। बताएं जी, ऑटोइम्यून में बस यही बात करना है कि इसमें पॉजिटिव एएनए होता है, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज होती है, एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज होती है जो एंटी लीवर भी हो सकती है, एंटी किडनी भी हो सकती है।
टेस्ट लीवर बायोप्सी ट्रीटमेंट प्रेडनिसोन या एजोथेरेपी। जी बताएं, आप कोई प्रॉब्लम? एनी इशू? डॉक्टर हुमा? क्लियर है? एंड करें लेक्चर। विल्सन और ऑटोइम्यून की जो बुक है वो आपकी है मास्टर द बोन्स, और विल्सन को आपने वहां से भी देखना है, डेविडसन से भी देख लेना है। चलेंगे, ठीक है। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज।